नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। आज मैं आपके सामने विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 9वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से उसका पहला अध्याय जिसका नाम है दो बैलों की कथा, उसके लेखक हैं प्रेमचंद। आइए तो सबसे पहले हम जो है लेखक का परिचय जान लेते हैं कि लेखक का जन्म स्थान, उनका कार्य क्षेत्र और उनकी रचनाओं के बारे में हम ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात है कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी पाठ का अध्ययन करने से पूर्व क्या करना पड़ता है, कवि या उस लेखक का परिचय जानना आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम जो है दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय ज्ञात करते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक स्वतंत्रता के समय के जो है लेखक रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़े पद पर रहते हुए भी उसे त्याग करके, बड़े अफसर के पद को त्याग करके सामान्य जीवन बिताने का निर्णय लिया था। प्रेमचंद का जो है जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ पर? बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन कैसा था? अभाव में बीता था। क्यों? क्योंकि वे क्या थे, बड़े अफसर के पद पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, उसे त्याग दिया था। इसी कारणवश उन्हें पूर्णतः जो है रुपए पैसों की और आर्थिक तंगी उन्हें बहुत आ गई थी। इसके पश्चात शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में भी नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, यानी कि उन्होंने अपने लेख लिखना, उनके जो है उपन्यास, कहानी, कथाएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 36 यानी कि 1936 में इनका देहांत हो गया था। अब प्रेमचंद की कहानियाँ देखिए, लेखक परिचय के अंतर्गत प्रत्येक कवि या लेखक का जन्म स्थान और एक जो है उनका देहांत कब हुआ था, ये तिथि हमें ज्ञात होनी अनिवार्य होती है। इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। देखिए, जन्म कब हुआ? 1880 में और देहांत 1936 में हुआ था। अब बारी आती है इनके साहित्य के बारे में। सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे थे और कहानियाँ लिखी थी जिनके माध्यम से हमारे भारतीय समाज के मध्यम वर्ग के, कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का जो है ओहदा है, उसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक समस्याएं या किसी और बात के लेके समस्याएं, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उन सभी समस्याओं का इन्होंने इसमें जो है लेखन कार्य किया है। देखिए, कहानी में कौन कौन से हैं? मानसरोवर, इनका सबसे प्रसिद्ध भाग कौन सा है? मानसरोवर। मानसरोवर के 8 भागों में ये संकलित है। क्या है? 8 भागों में संकलित हैं। देखिए क्या क्या है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा रहा है उनका? गोदान रहा है। ठीक है। उन्होंने हंस, जागरण व माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। कौन कौन सी पत्रिकाएं? देखिए, हंस, जागरण और माधुरी में। इसके पश्चात देखिए, कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे हैं, गद्य लेखन भी किया है और साहित्यिक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अपने लेखन को वो क्या मानते थे? साहित्यिक सशक्त माध्यम, क्योंकि लिख करके वे व्यक्तियों को क्या करते थे? जागरूक बनाने का कार्य करते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वो रहे, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहे, उसका पूरा दृश्य, उनका पूरा समावेश उनके लेखन में हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, जब भी आप गोदान, निर्मला या इस प्रकार की अन्य जो है इनकी पढ़ेंगे उपन्यास या कहानियाँ, तो आप ये पाएंगे
कि उसमें एक व्यक्ति के अंतर्द्वंद के बारे में बताया गया है। एक जो निर्धन है, असहाय है, उस व्यक्ति को समाज में किस प्रकार अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है उसके बारे में इस पाठ में बताया जाए। उनकी हर जो है लेखन में ये होता है। इसके पश्चात देखिए क्या है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। इनके लेखन में क्या क्या मिलता है? किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण। आप देखिए वो क्या है, उनका जो जन्म 1880 में हुआ था, तो वो उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो दलित समुदाय था उस समय राजाओं सामंतों के अधीन होने के कारण उनके खेत खलियान और उन्हें छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें जो है गांव से बाहर की ओर रखा जाता था, अन्य प्रकार की जो है प्रताड़ना दी जाती थी। इस प्रकार से उनके लेखन साहित्य में ये सब समस्याएं दिखाई गई है। समाज में स्त्री की दुर्दशा, यानी कि अगर कोई स्त्री जो है विधवा हो जाती है तो उस विधवा को किस प्रकार समाज क्या करता है, प्रताड़ित करता है, उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, यह जो है व्यवस्था के बारे में यह निर्मला नामक उपन्यास में बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। स्वाधीनता आंदोलन और उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की रचनाओं का मूल विषय क्या है, तो उनकी रचनाओं का मूल विषय है किसानों मजदूरों के दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता और आंदोलन आदि, ये जो है उनकी रचनाओं का मूल विषय है। ठीक है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। देखिए समाज की कितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सारी है, उनको हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या है, समस्याएं तो बहुत सारी होती है। उसी प्रकार से उनके लेखन का जो संसार है, यानी कि जो लिखने का उद्देश्य है, वो बहुत ही क्या था, व्यापक था। उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल व सीधे भाषा में उन्होंने संक्षेप में लिखा है। प्रेमचंद के लेखन की ये प्रमुख विशेषता रही है। यानी कि उनकी भाषा कैसी होती थी, ज़्यादा मुहावरेदार या बिंबात्मक प्रधान इस प्रकार से नहीं होती थी। वे सीधी सरल भाषा ही लिखते थे जिससे आम आदमी आसानी से समझ सके। बड़े बड़े बातों के हिंदी व्याकरण के उसमें छेद अनुच्छेद का जो है किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी भाषा कैसी थी, सरल थी, सजीव एवं मुहावरेदार। और मुहावरे भी कैसे आपको बताऊं, जैसे कि उसके अंतर्गत हम रोजमर्रा में छोटे छोटे मुहावरे प्रयोग में लेते हैं, है ना, उनमें वो कार्य करते थे। तथा उन्होंने लोक प्रचलित, सबसे बड़ी बात क्या है, लोक प्रचलित, यानी कि जिस शहर में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस स्थान के परिवेश के बारे में और जहाँ पर जैसी भाषा बोली जाती है उन भाषा के उन शब्दों को, क्या, उन भाषा के शब्दों को उन्होंने प्रयोग में लिया है। ये सबसे बड़ी बात है, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया। तो ये तो था अपने कौन सा, ये है प्रेमचंद जी का लेखक परिचय, जीवन परिचय, यानी कि कब जीवन हुआ इनका जन्म वगैरह सब के बारे में, फिर इनकी रचना के बारे में और उनकी रचना का प्रमुख विषय क्या था उसके बारे में, और उनकी भाषा कैसी है उसके बारे में हमने इतना जाना है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो पाठ है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, उसमें हम देखेंगे किसकी कथा देखेंगे, दो बैलों की कथा। अभी जो दो बैलों की कथा है इसके माध्यम से जो है वे कृषक समाज और जो पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, पशु और एक किसान के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, दो बैल होते हैं, दो बैल, अब बेचारा एक कृषक होता है, उनमें से वह एक को बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वे दोनों, एक साहूकार को उसे बेचना पड़ता है, परंतु जो है बिछड़ जाने के कारण दोनों ही बैल दुखी हो जाते हैं और किसान भी दुखी होता है। तो इस प्रकार इन दोनों की, इन तीनों की जो है एक संघर्षमय स्वतंत्रता के रूप में संघर्ष जो चलता है वो इस कथा में देखने को हमें मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, ये हम सभी जानते हैं। हमें भी जो है आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, हमें कई संघर्ष करने पड़े, कितने ही बलिदान देने पड़े, तब कहीं जाकर के हमें ये
स्वतंत्रता मिली है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, क्योंकि वे उस समय क्या थे, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसीलिए उनके लेखन में जो है ये भाव छलका है कि किस प्रकार एक चाहे पशु हो या मनुष्य हो, उनको अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो ये तो थी कौन क्या था अपने, ये था पाठ का एक छोटा सा सारांश कि उस पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख और उसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, ये इसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, अब जो है इसकी कथा प्रारंभ होती है दो बैलों की। देखिए क्या होता है, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का, परले दर्जे मतलब होता है नीचे दर्जे का, सबसे छोटा समझते हैं, बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, यानी जो जितना नीचे पद पर है बड़ा आदमी उसको क्या समझता है, बेवकूफ़ समझता है, तो उसे गधा, गधा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जबकि गधा क्या होता है, बेचारा सब बिना बोले बिना थके जो है अपना काम करता रहता है और मालिक की मार भी खाता है, लेकिन चुपचाप वो क्या है, अपना काम करता रहता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। अब गधा बेचारा वापस क्या नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। अब यहाँ पर गधा जो है ये किसके लिए सूचक है, उन व्यक्तियों के लिए हैं जो सीधे सरल स्वभाव के हैं और अपने से उच्च पद वाले व्यक्ति के प्रति कोई विरोध या कोई संघर्ष नहीं कर पाते हैं, चुपचाप अपने आप को दबा करके काम करना चाहते हो या करते रहते हैं। उसी के लिए यहाँ पर इनको गधा ना जो है शब्द प्रयुक्त में लिया गया है, प्रेमचंद जी ने बताया है। इसके पश्चात गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को तो कभी क्रोध करते ना तो सुना है और ना ही देखा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समाज में प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन गधा तो क्या है, सबसे ज़्यादा सरल सीधे स्वभाव का व्यक्ति के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि गधा क्या होता है, बिना कुछ कहे सुने चुपचाप अपना काम करता है। कुत्ता भी क्या करता है, उसको ज़्यादा परेशान करोगे तो भौंकेगा और काटने को दौड़ता है। गाय को ज़्यादा परेशान करोगे तो क्या होगा, वो भी सींग मारने को दौड़ने लग जाती है। परंतु गधा बेचारा ऐसा है कि चुपचाप सब कुछ अन्याय सहन करता रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो निचले तबके के नीचे पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं, वे हमेशा अपने से बड़े पद पर वाले इसके नीचे दबे हुए रहते हैं। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। इसके पश्चात ये कहता है कि गधा ना तो अपना हानि लाभ देखता है, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा में पहुंच गए। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनि शांत रह करके अपने तप में लीन रहते हैं, उसी प्रकार से गधा अर्थात वह निर्धन व्यक्ति, वह कृषक समुदाय क्या करता है, चुपचाप अपना कार्य करता रहता है। इसके पश्चात देखिए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, यानी कि जो शांत और चुप रहता है उसे हर व्यक्ति क्या कहता है, ये तो बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसके बाद देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एक आम आदमी जो उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें क्या, गोरे लोग जो क्या करते थे, काला समझ करके हमें रंग भेद नीति अपनाते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, हमें दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे जो काले लोग रहते थे अर्थात थोड़े भारतीय रहते थे, उन लोगों की दुर्दशा हो रही थी। उन्हें किसी बड़े पद पर या किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रेल के एक डब्बे में उनकी जो है दुर्दशा की गई थी। उन्हें रेल के डब्बे से धक्का दे करके नीचे उतार दिया गया था। तो इसके बाद में कि कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अर्थात इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने लिए संघर्ष करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, सभ्य कहलाता है।
जापान की मिसाल सामने है। अब जापान ने क्या किया था, उनके ऊपर बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने गिराए थे। तो उस समय जो है जापान फिर भी उन स्थितियों को लड़ता हुआ क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। ऐसे में एक छोटे से देश ने एक बड़े देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि तुम मुझे भले ही छोटा समझो लेकिन मेरी हैसियत अभी छोटी नहीं है। तो आज देख लीजिए हमारे सामने स्थिति है कि जापान ऐसा देश है जहाँ पर तकनीकी रूप में वो सबसे ज़्यादा आगे माना जाता है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है ना। नेपोलियन बोनापार्ट वाले जैसे और भी है ना, और हिटलर, सबसे ज़्यादा हिटलर माना जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अर्थात बैल क्या करता है बेचारा, अपने कंधों पर किसान के जो है हल को ढोता हुआ चलता रहता है, मार खाता रहता है और संघर्ष करता रहता है, खेत जोतता रहता है और कार्य करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो नीचे तबके वाले, कम पद वाले और कम आर्थिक आमदनी वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हर कोई क्या करता रहता है, दबाता रहता है। कुछ भी उससे मिलते जुलते अर्थ बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अब यानी कि गधे के बाद में किसकी बारी आ जाती है, बैल के बारे में। अब बैल और उस बछिया के ताऊ, उससे क्या कहा जाता है, बछिया का ताऊ। ये देखिए मुहावरा, यानी कि एक सीधा सादा व्यक्ति चुपचाप जो कि क्या करता है, अपने एक बच्चे को बचाने के लिए वह चुप रहता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी देखा जाता है, कभी रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, क्यों नीचा क्यों है, क्योंकि बैल क्या करता है, अपने लिए संघर्ष करने के लिए कभी कभी आगे आ जाता है। ठीक है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब एक कृषक है जिसका नाम था झूरी और काची, उसके दो बैल थे, कौन कौन, हीरा और मोती। दोनों की पछाई जाती थी, देखने में सुंदर, हष्टपुष्ट और बहुत ही अच्छे डील डोल के थे। कई दिनों से वे दोनों क्या थे, साथ रहते थे, भाईचारा हो गया था, साथ ही साथ रहते थे। ठीक है, और उन दोनों में ऐसी स्थिति थी कि वे दोनों इशारों में अपनी बात कर लेते थे और अपने मालिक की क्या समस्या है उसे भी वो समझ लेते थे। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या कहते हैं कि वे दिन भर दोपहर हो या संध्या हो, दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को जीभ से चाटते और अपनी थकान मिटाते, दोनों साथ उठते और साथ ही जो है भोजन वगैरह करते थे। संयोग की बात है कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया और बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों का पसीना आ गया। यानी कि इसमें जो है, जो जूरी है उसकी पत्नी थी गोई, वो अपने पेड़ जा रही थी और एक को अपने साथ ले जा रही थी बैल को। तो ऐसा लगा जैसे मानो उसे किसी ने बेच दिया हो, उसे ऐसा अनुभव हुआ। तो दोनों ही जो है पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते थे। अब दोनों ही बैलों की जोड़ी को लेके जा रहा था और क्या इसको पीहर छोड़ना है, लेकिन दोनों को ऐसा लगा जैसे गोई जो जूरी है, जो किसान है, उसे बेचना चाह रहा है। अर्थात उसे इस प्रकार से लगा कि मुझे बेच रहे हैं, तो बेचने के कारण उसे ऐसा कि जूरी हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, तो हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी कि एक किसान जब अपने बैलों को दूर करता है तो दोनों को ही कष्ट होता है। इस प्रकार से दोनों को जब कष्ट होता है तब वे कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे खेतों में बराबर काम कर रहे हैं, तुम्हें किसी प्रकार से परेशानी नहीं करे, तुम हमें क्यों बेच रहे हो। इसके पश्चात वे कहते हैं कि हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे पानी कभी किसी की शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार अपनी जो है अपने मन ही मन अपनी भावनाओं को वे बता रहे थे एक दूसरे से। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति को अपने स्थान से दूसरे स्थान जब जाना पड़ता है
तो उन्हें वह स्थिति अच्छी नहीं लगती है। उस परिवेश में ढलने का उन्हें समय लगता है, वक्त लगता है। और इसी प्रकार से इन बैलों के माध्यम से भी बताया कि जब अपने छूट जाते हैं तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों ही अपनी मूक भाषा में सलाह कर रहे थे कि किस प्रकार, और कनखियों से यानी कि नज़रों से देख रहे थे कि कब हम इस यहाँ से छूटे और कब अपने वापस गांव झूरी के पास चले गए। इसके पश्चात जो है अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। दोनों में क्या हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। दिन भर से कुछ खाया पिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था, अंदर एक गुस्सा था। इस पर दोनों में एक ताकत आई, दोनों ने मिलकर के ताकत लगाई और वहाँ की एक ही झटके में क्या किया, रस्सियाँ तोड़ दी। प्रातःकाल सोकर जब झूरी उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े, यानी कि उसकी नांद के पास में खड़े हैं, और दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी कि जो बैलों के गले में लटकाया गया था है ना, वो घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि तुमने हमें तुमसे खुद को दूर क्यों किया है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और जो है पास में गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। इस प्रकार से यह गांव की एक सबसे बड़ी इतिहास की एक घटना बन गई, क्योंकि आज तक कभी बैलों ने ऐसा विद्रोह नहीं किया था। इसके पश्चात देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी आदि अपने अपने घर से लेकर के आया, क्योंकि सब क्या थे, प्रसन्न थे। अतः ठीक है, तभी एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने कहा कि इतनी दूर दोनों अकेले चले आए। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही जो है गुस्से में होकर के वहाँ से अपना संघर्ष करके झूरी के पास पुनः अपने घर पर आ गए थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी कि उसको गुस्सा आ गया। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब वहाँ पर उन्होंने उनको झूरी को लगा कि उसको खाने पीने को नहीं दिया होगा, तभी तो मेरे बैल मेरे पास आ गए। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। इस प्रकार से दोनों ही जो है पति पत्नी में क्या होने लग गया, विरोध होने लग गया। बैलों ने जब फिर दोनों, उसने क्या किया, खाना नहीं दिया, खली नहीं दी, तो दोनों ही चुपचाप फिर भी खड़े रहे। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका था, बिना मन से उनको थोड़ा बहुत भूसा जो था उस नांद के अंदर वही पड़ा मिला। ना कोई चिकनाहट थी, ना कोई रस था। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली और क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार डालेगी। यानी कि अब झूरी और गोई के बीच में जो क्या हो गया था, विरोध हो गया था उन बैलों के कारण। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि झूरी जहाँ पर है उसका साला वापस आया और उन दोनों बैलों को जो ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले तो क्या है ऐसे ही लेके गया पैदल साथ में, लेकिन इस बार वो बैलगाड़ी साथ में लेके आया, गाड़ी को उसके ऊपर लगाया और उनको साथ में लेके गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। यानी कि जब दो व्यक्तियों में तकरार होती है, धैर्य कोई एक को रखना ही पड़ता है। संध्या समय पहुंचकर उन दोनों ने मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा गया, यानी उन्हें सजा दी गई। फिर वही सूखा भूसा, दोनों बैलों के खली और चूनी सब कुछ डाल दिया गया। दोनों बैलों का अपमान नहीं, सहन नहीं हुआ। झूरी उन्हें जो कि फूल की तरह रखता था, आराम से रखता था और एक छड़ी भी नहीं उन्हें मारता था। उसकी टिटकार पर यानी कि उसकी आवाज़ पर दोनों बैल उड़ने लगते थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, झूरी के साले के घर पे उन्हें मार पड़ी थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ही न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन फिर भी दोनों बैल जो है टस से मस नहीं हुए थे। फिर इसके पश्चात देखिए, एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, यानी कि हमें यहाँ से अगर स्वतंत्र होना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों ही आपस में जो है सलाह मशुरा कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे कि अगर तुम कहो तो मैं अभी जो है तुरंत अपना आक्रोश दिखा करके अपन दोनों साथ में वापस झूरी के घर जा सकते हैं
और वह हमारी व्यथा तो जरूर ही समझेगा। इसके लेकिन पता नहीं क्यों हीरा कहता है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आज दोनों के सामने फिर से वही भूसा, वही मारपीट, वही भोजन का था। घर के लोग भोजन कर रहे थे, परंतु बैलों के सामने जो है वही रूखा सूखा जो है खाना डाला हुआ था। लड़की उस समय रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन फिर भी कहते ना कभी कभी जो है एक बालक को, एक छोटे शिशु को जो है दया आ जाती है और उसे के सामने एक जो है रोटी डाल देती है, परंतु उनसे उनका मन नहीं बढ़ता है। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। शायद देखिए, जब दो बैल जो है यहाँ पर दोनों भी क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से वो गया जो है इनके साथ क्या कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि झूरी क्या करता था, इनके साथ में अच्छा व्यवहार करता। ठीक उसी प्रकार से उस लड़की ने भी ऐसा ही दर्द समझा कि शायद जैसे मेरी सौतेली माँ मुझे मारती है, मेरे साथ ऐसा करती है, दुर्व्यवहार करती है, तो इन दो बैलों के साथ भी यही किया जा रहा है, उनको भी वही तकलीफ हो रही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एक व्यक्ति का दुख उसे तभी समझ में आता है जब उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया हो। इन बैलों में से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए इसमें बताया भी जा रहा है, एक लड़की जो कि दोनों बैलों को एक एक रोटी देने जा रही है। तो आप देखिए दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को वापस घर आते, वही बालिका उन्हें जो है 2 रोटी देती और साथ में भूसा भी जो सूखा फूका था वह डाल देती थी। इसके पश्चात देखिए क्या कहता है कि एक दिन मूक भाषा में कहते हैं ना, बार बार दुर्व्यवहार करने से प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाता है। तो आखिरकार मोती की जो सहन शक्ति थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और समाप्त होते ही उसने एक जो है हीरा से कहा, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता है, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता है, अब तो कुछ न कुछ इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो है, मैं इस प्रकार से जो है घर की मालिक है उसके साथ में गया, बेचारी अनाथ हो गई, लड़की का भी उन्हें ध्यान रहा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो, ऐसा किसने कहा, हीरा ने कहा। तभी जो है उसने कहा कि इसका एक उपाय है, क्या है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर झटके से उसको जो है तो टूट जाएगी, आराम से टूट जाएगी। और रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, चुपके से भाग जाओ। अब लड़की ने भी क्या किया, उनका साथ दिया कि देखो जिस प्रकार मैं जो है ऐसा व्यवहार सह रही हूँ, दुर्व्यवहार सह रही हूँ, तुम मत सो, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसने क्या किया, चुपचाप वो सारी रस्सियाँ खोल दी। अब दोनों ही जो है वहाँ से निकल गए और अपने रास्ते चले गए। तभी जो है, अब चलते क्यों नहीं, हीरा से उसने कहा। तो हीरा ने कहा चले तो सही, लेकिन अनाथ फाल ऐसे ही जो है आफत आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार जैसे गए थे तो गोई ने उनके साथ जो व्यवहार किया था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। इस 2 बैलों की कथा के अंतर्गत आज का जो अध्याय अपना यहाँ तक समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।